हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। आज हम पीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 8 एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उसमें से पार्ट 1 देखने वाले हैं। चैप्टर आपका है रोल ऑफ एग्जिम बैंक, आरबीआई, फेमा एंड फिडाई। तो इससे रिलेटेड ये जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक बनते हैं देखिए। एग्जिम बैंक, उसके रोल, फंक्शंस एंड फैसिलिटीज क्या है एग्जिम बैंक से रिलेटेड, ये चीज को देखेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ एग्जिम बैंक, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं एग्जिम बैंक के जो दिए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को, इसके बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई के बारे में, रोल इसके, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस क्या है आरबीआई का, इसके बारे में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा एक्ट 1999, इसके बारे में। और फेडाई रोल्स एंड रूल्स, और फाइनली एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी एंड एफसीईबी, इसके बारे में डिस्कशन पूरा हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए जो आज का फर्स्ट टॉपिक है आपका एग्जिम बैंक के रोल, फंक्शंस एंड फैसिलिटीज। एग्जिम बैंक के रोल्स, फंक्शन एंड फैसिलिटी पढ़ने से पहले आप लास्ट के जो चैप्टर आप पढ़े हैं, जो था आपका ईसीजीसी से रिलेटेड, ईसीजीसी से रिलेटेड उसमें क्या था, ईसीजीसी के बारे में आपने क्या पढ़ा था वहां पे कि एक्सपोर्टर को और बैंक को, बैंक वैसे बैंक जो एक्सपोर्टर को क्रेडिट फैसिलिटी देता है, जो लोन देता है एक्सपोर्टर को, वैसे बैंक को और एक्सपोर्टर को, ये दोनों को क्या करता था, इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता था। ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया था ईसीजीसी के चैप्टर में। ठीक है, यहां पे एग्जिम बैंक का क्या डिफरेंस है इससे, यहां एग्जिम बैंक लोन देने का काम करता है, एग्जिम बैंक लोन देने का काम करता है, ये आप यहां पे समझिए। ईएम ये आपका हो गया एग्जिम बैंक, ये आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये दोनों काम के लिए यहां पे लोन देने का काम करता है। लेकिन यहां पे अभी आप आगे पढ़ेंगे कि इंपोर्ट में से किस प्रकार के इंपोर्ट को वो लोन देता है और एक्सपोर्टर्स को यहां पे वो लोन देता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एग्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसका फुल फॉर्म ये देखिएगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ना। तो इसके लिए किस प्रकार से ये काम करता है इसके बारे में समझिए। देखिए पहले तो इसका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 as the principal institutions for providing financial assistance and services and for coordinating the functions of institutions engaged in financing of export import trade in the country, especially on long term basis। लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये जनरली काम करता है, किस चीज के लिए कि जो भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं इंडिया में, उस चीज को ये बढ़ावा दे सके, उस चीज में ये हेल्प कर सके, उस प्रिंसिपल्स पे ये काम करते हैं। और उसके लिए इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। इट इंगेजेज फॉर लाइन ऑफ क्रेडिट टू अदर गवर्नमेंट, लाइन ऑफ क्रेडिट आगे अभी पढ़ने वाले हैं क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट टू अदर गवर्नमेंट, दूसरे कंट्री के जो गवर्नमेंट है उसे लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। फॉर प्रमोशंस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया, जो एक्सपोर्ट करना है इंडिया से, जो एक्सपोर्ट करना है गुड्स का, उसके लिए दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट को ये लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजों के लिए, इस प्रिंसिपल्स पे आधारित इस चीजों के लिए 1981 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। किसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, एग्जिम बैंक का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से फैसिलिटीज ये देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। दिस फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रोडक्शंस, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ये सारी फैसिलिटी को ये प्रोवाइड करता है। इसमें क्या है, जैसे अभी हमने समझा कि इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना है, उसके लिए जो एक्सपोर्टर हैं, जो दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके लिए भी लोन देता है ये। एंड क्या है कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, यहां से जो प्रोडक्ट को डेवलप करके एक्सपोर्ट करने का काम होता है, उसके लिए भी लोन देने का ये काम करेंगे। एक्सपोर्ट प्रोडक्शंस, ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, दूसरे कंट्री में मार्केटिंग भी किया जाएगा, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केटिंग भी किया जाएगा, वहां पे आपके लिए इंपोर्टर्स भी अरेंज करने का ये काम करता है। प्री शिपमेंट, शिपमेंट से पहले की जो जरूरत पड़ती है लोन का वो भी दिया जाएगा। पोस्ट शिपमेंट भी के केस में भी जो जरूरत पड़ता है
फंड का वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, दूसरे कंट्री में यदि आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, आप मतलब क्या हो गया कि जो एक्सपोर्टर है, ताकि वो एक्सपोर्ट कर पाए चीजों को, वो उसके लिए सामर्थ्य हो पाए, एक्सपोर्ट कर पाए, इसलिए दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी करने का ऑप्शंस ये देता है, उसके लिए भी ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? एक्जिम बैंक। तो ये ओवरऑल आपने समझ लिया कि ये सारे कामों के लिए एक्जिम बैंक लोन देता है। ठीक है, आगे देखिए, इट मेक्स इंडिया एक्सपोर्ट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव। ये जो है इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो सके, वो अच्छे ढंग से उस चीज पे वो क्या काम कर सके। ठीक है, बाय ऑफरिंग फाइनेंस एट कॉम्पिटिटिव रेट एंड कंडीशन, सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है एक्सपोर्टर को, ताकि वो इंटरनेशनली जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो अच्छे ढंग से वो कर पाए। समझ में आ रही बात? इट डेवलप अल्टरनेट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। देखिए, अल्टरनेट डेवलप फाइनेंसिंग सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्सपोर्ट के लिए आप लोन तो दूसरे बैंकों से भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, लेकिन यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक है, एक्जिम बैंक है, ये भी आपको लोन देता है। इस तरह से एक अल्टरनेट फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस आपको देता है कि आप यहां से भी ले सकते हैं और आपको एक कंपिटिटिव रेट पे यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स डेटा, आपको डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस फॉर न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए क्या करता है कि डेटा, कि कहां पे आप किस प्रकार से एक्सपोर्ट आप दूसरे कंट्री में अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डेटा क्या है, वो डेटा, इंफॉर्मेशंस, और एडवाइस भी करता है कि कहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा आपके लिए है। ये सारी चीजों को भी कहने का, ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंडिया में जो बढ़ावा देना है, इसका तो ऐसे भी प्रिंसिपल यही था कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, ताकि कॉम्पिटिटिव रेट पे लोन मिल पाए लोगों को, और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस चीज का भी यहां सॉल्यूशन वो दे सके। ठीक है, इट प्रोवाइड्स सेलेक्टिव प्रोडक्शंस, मार्केटिंग एंड फाइनेंसिंग फॉर इंडियन प्रोडक्ट टू मेक देम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव। एक सेलेक्टिव प्रोडक्शंस, कि किस चीज का आपको प्रोडक्ट प्रोडक्शंस करना है, किस चीज को एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसका मार्केटिंग कैसे करना है, उसका उसके लिए फाइनेंसिंग जो है सो पार्ट, ये एक्जिम बैंक के द्वारा भी ये सब फैसिलिटी दी जाती है। समझ में आ रहा है? ओवरऑल ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो है सो ये प्रमोट करने का काम करता है। इट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड परस्यू पॉलिसी रिजोल्यूशंस। क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, जो गाइडेंस चाहिए उसका, वो भी सॉल्यूशन एक्जिम बैंक के द्वारा एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है। फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये आप अच्छे ढंग से आपने समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्जिम बैंक। अब एक एक करके इसके कौन कौन से प्रोडक्ट है इसके बारे में हम समझेंगे। ओवरऑल आपने समझ लिया कि इसके रोल, फंक्शन एंड फैसिलिटीज अभी हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी दिए जाते हैं, लेकिन उसके रोल्स क्या है और फंक्शंस क्या है वो आपने देख लिया। देखिए, प्रेजेंटली एक्जिम बैंक्स ऑफर्स द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट। जैसे फर्स्ट आपका देखिए बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहां पे आपको बता दूं कि जो एक्सपोर्टर हैं, यहां पे कंफ्यूज मत करिएगा कि बायर्स क्रेडिट मतलब कोई चीज को जो बाय करेगा उसको, यहां पे इंडिया में यदि कोई बायर है ना, दूसरे कंट्री से कुछ बाय कर रहा है तो उसे यहां पे फैसिलिटी दिया जाएगा, क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्टर है इंडिया का, एक्सपोर्टर क्या है, एक्सपोर्टर आपका है इंडिया का, और ये इंपोर्ट करना चाह रहा है दूसरे कंट्री में गुड्स को। ठीक है, तो दूसरे कंट्री वाले जो इंपोर्टर होंगे, जो बायर होंगे, इंपोर्टर्स को आप बायर कह सकते हैं, तो दूसरे कंट्री में जो बायर है उसे प्रॉब्लम हो रही है फंड अरेंज करने में, उसे प्रॉब्लम हो रही है फंड अरेंज करने में, मतलब वो जो है वो फंड अपने कंट्री में उसे प्रॉब्लम हो रही है यदि फंड को अरेंज करने में, तो वैसे केस में एक्जिम बैंक यहां पे इंडिया में उस इंपोर्टर को फैसिलिटी दे सकता है। किस चीज के लिए? क्रेडिट फैसिलिटी दे सकता है, मींस उसे लोन भी प्रोवाइड कर सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट भी दे सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि ये जो एक्सपोर्टर इंडिया का है, इसे चाहिए कंफर्मेशन चाहिए कि वो जो इंपोर्टर बैठा हुआ है दूसरे कंट्री में, वो समय पे पेमेंट कर देगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसके लिए क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में आप पढ़ चुके हैं कि एलसी का डिमांड किया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा।
तो वो जो इंपोर्टर दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, वो अपने कंट्री में उसे प्रॉब्लम यदि होती है तो वैसे केस में लाइन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जा सकता है एग्जिम बैंक के द्वारा एक्सपोर्टर के फेवर में, इस इंपोर्टर के लिए। किसके लिए? इंपोर्टर्स के लिए, बायर्स के लिए। तो इसे ही बोला जाता है बायर्स क्रेडिट। क्या समझा? एक बार लेमन लैंग्वेज में बात करें यदि हम लोग, क्या समझा आपने कि एक्सपोर्टर क्रेडिट का मतलब ये सॉरी, बायर्स क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि जो दूसरे कंट्री में बायर है, जिससे यहां के इंडिया के जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को, उसके लिए वो बायर्स को जो दूसरे कंट्री में है उसे प्रॉब्लम होती है फंड अरेंज करने में, लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंज करने में। तो उस केस में यहां जो एग्जिम बैंक है उस चीज को वो हेल्प करता है उस इंपोर्टर को, ताकि ताकि क्या होता है कि आपका जो यहां के एक्सपोर्टर्स हैं उसे एक न्यू ज्योग्राफीज एरिया मिल पाए, दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट करने का मौका मिल पाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आ गई? तो यही है फ्रेंड्स बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट मतलब समझना है कि एक्सपोर्टर्स के जो बायर है उसके लिए क्रेडिट जो देता है एग्जिम बैंक, वो आपका हो गया बायर्स क्रेडिट। ठीक है। The financing is available for all kinds of projects and services exports from India। ध्यान रखना है कि यहां जो एक्सपोर्ट्स किया जाएगा वो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसके लिए यहां बायर क्रेडिट्स आपको दिया जाता है, जो आपके इंपोर्टर हैं उसके लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होता है? नाम से जैसे पता है, कॉर्पोरेट चीजों के लिए है ना, रिटेल क्षेत्र के लिए नहीं, कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए। जैसे एग्जिम बैंक ऑफर्स वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू कॉर्पोरेट्स एज अंडर, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यदि कोई एक्सपोर्टर करना चाहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, जो चीज का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें और आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है, लोन दिया जाता है एग्जिम बैंक के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्री शिपमेंट, शिपमेंट से पहले, गुड्स के शिपमेंट से पहले या शिपमेंट के बाद भी आपको लोन दिया जाता है, तो ये भी फैसिलिटी यहां पे दी जाती है एग्जिम बैंक के द्वारा। इंपोर्ट फाइनेंस प्रोग्राम, इंपोर्ट फाइनेंस प्रोग्राम क्या हो गया कि यहां पे ऐसा नहीं है कि आप गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में कंज्यूम करने के लिए, आप यहां जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट को रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके उसे प्रोसेस करके, है ना, और उसका मैन्युफैक्चरिंग करके फिर एक्सपोर्ट करने के लिए जो आप दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, उसके लिए भी यहां लोन दिया जाता है। प्रोडक्शंस इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम, प्रोडक्शंस वही है कि प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी लोन आपको दिया जाता है, जो प्री शिपमेंट में भी आपने ये चीज देखा है। तो ये सारी चीजों को आप कहां देख रहे हैं? कॉर्पोरेट बैंकिंग के केस में देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट बैंकिंग का फैसिलिटी भी दिया जाता है एग्जिम बैंक के द्वारा, जिसमें कॉर्पोरेट बैंकिंग में ये सारी फैसिलिटी को आपने देखा। आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये बताइए कि प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट ये कॉर्पोरेट बैंकिंग का है कि क्या है, ऐसा नहीं। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि एग्जिम बैंक के द्वारा कॉर्पोरेट बैंकिंग का भी फैसिलिटी दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक आप सुने हैं नाम लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में जो आपने नाम सुना है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये क्या होता है फ्रेंड्स? इसके बारे में तो लेटर ऑफ क्रेडिट के चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से आपने समझ लिया, इसे शॉर्ट में एलसी भी बोलते हैं। ठीक है। और ये लाइन ऑफ क्रेडिट को एलसी ना कह करके एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एलसी को पहले, दोनों में कंफ्यूज ना करिए, इसके वजह से पहले एलसी को समझाता हूं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि एक एक्सपोर्टर एक कंट्री में बैठा हुआ है, दूसरे कंट्री में एक इंपोर्टर बैठा हुआ है, ठीक है, जो इंपोर्ट करेगा गुड्स को। अब ये इसे गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, लेकिन अब इसे इसे कंफ्यूजन है कि यदि हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये पेमेंट हमें टाइमली देगा या नहीं देगा, फ्रॉड करेगा क्या। और इंपोर्टर को यह प्रॉब्लम है कि यदि हम यहां पे इसे पेमेंट कर देते हैं तो ये हमें गुड्स का सप्लाई टाइमली करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब यहां ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पे। इसके लिए बीच में यहां एलसी का रोल आता है। जो एक्सपोर्टर है वो डिमांड करता है एक एलसी का, एलसी इंपोर्टर अपने कंट्री में किसी जो बैंक है उससे इशू करवाता है एक्सपोर्टर के फेवर में, ताकि यदि इंपोर्टर डिफॉल्ट करे तो वो एलसी इशूइंग बैंक से क्या करे, ये अपना वसूली कर पाए। और भी बैंक, यहां बहुत सारे बैंक आते हैं, ये पूरे हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट के चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है। तो यहां पे जो यहां आपका ट्रस्ट के केस में कि ठीक है दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं है, उसके लिए बीच में यहां एलसी का रोल आता है, लेटर ऑफ क्रेडिट का रोल आता है, तो ये कहलाता है एलसी। ठीक है।
वहीं यदि हम बात करें लाइन ऑफ क्रेडिट का, तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है फ्रेंड्स, इसे समझिए। अभी आपने समझा था बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट में क्या समझा कि जो एक्सपोर्टर के बायर हैं दूसरे कंट्री में बैठे हुए हैं, एक्सपोर्टर्स के बायर है, ये आपका एक्सपोर्टर है इंडिया में और इसके जो बायर है ये दूसरे कंट्री में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसे फंड अरेंज करने के लिए अपने कंट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या है कि यहां पे जो इंडिया के जो एग्जिम बैंक है, इंडिया में जो एग्जिम बैंक है, ठीक है, तो ये इंडिया में एग्जिम बैंक इसे क्या करता है, बायर्स क्रेडिट देता है। मींस यहां पे लेटर ऑफ क्रेडिट भी फैसिलिटी देता है और उसे लोन की जरूरत पड़ती है तो लोन भी देता है। तो ये कहलाता है बायर्स क्रेडिट। क्या कहलाता है, बायर्स क्रेडिट, अभी जो आपने देखा। लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट्स में क्या होता है कि ये जो एग्जिम बैंक है वो दूसरे कंट्री में, एक्चुअली बायर्स क्रेडिट से ये ब्रॉड थिंकिंग है, बायर्स क्रेडिट का ये ब्रॉड थिंकिंग है। वहां पे बायर्स क्रेडिट में किसी पार्टिकुलर बायर को ही ये फैसिलिटी दिया जाता था। यहां लाइन ऑफ क्रेडिट में किसी गवर्नमेंट को, उस कंट्री के गवर्नमेंट को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा सकता है, एक कोई इंस्टीट्यूशंस को दिया जा सकता है, ठीक है, बड़ी कंपनी को दिया जा सकता है, जिसमें से क्या होता है कि वो उस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत, यहां से लाइन ऑफ क्रेडिट जस्ट लाइक एक लोन हुआ, एक लोन ही प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये लोन जो होता है, क्रेडिट कार्ड आपने समझा होगा, क्रेडिट कार्ड के बारे में आप जान रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के जैसा होता है। इसमें क्या है कि जो सामने वाले कंट्री हैं वो उसका यूज कर सकता है, जिस लिमिट में उसे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है उस लिमिट तक वो यूज कर सकता है। कुछ पार्ट अभी किया, कुछ बाद में किया, ठीक है। इस प्रकार से लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में उसका यूज किया जा सकता है। कुछ पार्ट जो यूज किया, फिर से यदि उसका पेमेंट हो गया, फिर से उतने का लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट है जहां पे एक्सपोर्टर्स को, जो इंडिया के एक्सपोर्टर है, उसे हेल्प करता है ताकि दूसरे कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर सके चीजों का, ठीक है। तो ये आपका लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। समझ में आ गई बात? देखिए, Exim Bank has been extending line of credit LOC to enables Indian exporters to enter new geographies or expand their business in existing export markets without any payment risk। ओवरसीज इंपोर्टर्स को लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है, सामने वाले कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाता है। और जब लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाता है, इसका मतलब इंडिया में जो एक्सपोर्टर है उसे किसी चीज का डर नहीं होता है, वो फ्रीली क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है चीजों को, क्योंकि उसका जो है सो लोन यहां से मिल चुका होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट मिल चुका होता है इंडिया से, ठीक है। Exim Bank extends line of credits to overseas financial institutions, regionals, development bank, sovereign government and other entities overseas to enable buyers in those countries to improve the development and infrastructure project, equipment, goods and services from India to deferred credit terms. Exim Banks extends LOC on its own and also to be the behest and with support of government of India, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लाइन ऑफ क्रेडिट वही है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो बाहर में है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स जो बाहर में है, ठीक है, सॉवरेन कोई गवर्नमेंट है, किसी गवर्नमेंट को ही डायरेक्ट लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है ना, ताकि वो इंडिया से इंपोर्ट कर सके चीजों का। और यहां पे जो एक्सपोर्टर है उसे फिर क्या होता है, उसे कोई डर नहीं रहता है, वो फ्रीली एक्सपोर्ट कर पाता है गुड्स का। समझ में आ रहा है? लाइन ऑफ क्रेडिट जो है सो खुद से एग्जिम बैंक उस चीज को अप्रोच करता है, या तो जो गवर्नमेंट है, इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसके कहने पे, सामने वाले कंट्री के रिक्वेस्ट पे वो लाइन ऑफ क्रेडिट को इशू कर सकते हैं। तो लाइन ऑफ क्रेडिट को ब्रॉडली आपने क्या समझा कि लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, जो आपने बायर्स क्रेडिट देखा उससे ये ब्रॉड सेंस है कि यहां पे किसी इंस्टीट्यूशंस को, पूरे एक गवर्नमेंट को, दूसरे कंट्री या गवर्नमेंट को ही लाइन ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है, जहां फ्रीली वो क्या कर सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट कर पाएगा इंडिया से। इसलिए लाइन ऑफ क्रेडिट को इशू किया जाता है। ये एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट के साथ भी एग्रीमेंट किया जाता है। ऐसा बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस क्या होता है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस मतलब क्या होगा, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ओवरसीज मतलब दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट किया जाएगा ना, इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके लिए भी फाइनेंस किया जाता है, उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए भी फाइनेंस किया जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, एक्सपोर्टर, ताकि वो अपना जो है उसका एक्सपोर्ट वो कर पाएगा इन फ्यूचर अच्छे ढंग से। इसलिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस जो है एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है। देखिए, एक्जिम बैंक हेल्प्स इन enhancing export opportunity for India and drive the economic growth of the nations।
दे इनकरेज एंड फैसिलिटेट conditions for Indian company to invest abroad for seeking resources, market efficiencies and strategic assets. वो रिसोर्स को वो क्या कर सके, दूसरे कंट्री से ले सके ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके अच्छे ढंग से अपने प्रोडक्ट का, मार्केट वहां किया जा सके, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंस किया जाता है। एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक असेट्स भी दूसरे कंट्री में वो क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, ताकि वो फिर बाद में अपने कंट्री में उस चीज का प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर सके। तो कहने का मतलब है कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस क्या हो गया कि एक्सपोर्टर्स को एक्जिम बैंक लोन देता है ताकि दूसरे कंट्री में भी वो इन्वेस्टमेंट कर सके एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीजों का। अब देखिए प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट पहले समझिए, और प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए भी लोन दिया जाता है यहां जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया के जो एक्सपोर्टर है उसे। तो सबसे पहले समझिए कि प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होता ही क्या है। Exim Banks has been one of the prime drivers in encouraging project exports from India and has enabled Indian companies to secure contracts across various geographies and supplement the development objectives of the host country. होस्ट कंट्री जो कंट्री है जहां एक्सपोर्ट करना है वो बड़े लेवल पे क्या करता है, प्रोजेक्ट है कोई, उसका वहां पे काम चल रहा होता है, ठीक है। तो जो वो प्रोजेक्ट जो काम कर रहा होता है, जो बड़े लेवल पे काम चल रहा होता है, किसी चीज का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा यहां इंडिया से उसका पूरे का पूरे मटेरियल जो है, उसके टेक्नोलॉजी जो है, वो हर तरह से जो हेल्प किया जाता है इंडिया के द्वारा। तो यहां पे उसके लिए जो लोन दिया जाएगा एक्जिम बैंक के द्वारा, तो उसमें से प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स का नाम होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स क्या है कि दूसरे कंट्री में जो प्रोजेक्ट है, कोई बड़े लेवल पे जो चल रहा है प्रोजेक्ट, उसका पूरा का पूरा फाइनेंस करना, ठीक है। पूरा का पूरा, चाहे गुड्स की बात हो, सर्विसेज की बात हो, टेक्नोलॉजीज की बात हो, ये सारी चीजों का जो हेल्प किया जाता है दूसरे कंट्री के लिए, ये आपका प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स कहलाता है। और इसके लिए एक्जिम बैंक यहां के एक्सपोर्टर्स को लोन देते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी हमने बताई है आपको, कि दे प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी इन इंजीनियरिंग वर्क हो गया, प्रोक्यूरमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। क्योंकि एक जब प्रोजेक्ट जब चल रहा होता है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। दिस इंक्लूड्स द प्रोविजंस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिलेटेड टू सप्लाईज, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंसल्टेंसी, टेक्निकल नो हाउ ना, किस तरह से किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ये हर चीज के लिए जो है सो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स में लोन दिए जाते हैं यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं, ताकि वो हर चीजों को वहां प्रोवाइड कर पाए जिसके साथ एग्रीमेंट उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। दे एक्सटेंड फंडेड एंड नॉन फंडेड फैसिलिटी। ध्यान दीजिएगा कि फंडेड डायरेक्टली लोन दिया जाता है, नॉन फंडेड फैसिलिटी जैसे कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह हो गया, है ना। तो इस तरह से भी यहाँ पे फैसिलिटी उसे प्रोवाइड करी जाती है टू द फॉलोइंग एक्सपोर्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, जैसे सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट्स क्या होता है, जब एक प्रोजेक्ट्स को कोई डील कर रहा होता है और किसी दूसरे के लिए, दूसरे के बिहाफ में वो प्रोजेक्ट को बनाता है, वो काम कर रहा होता है, उसे टर्नकी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। तो इस चीज के लिए भी टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सप्लाईज ऑफ द मटेरियल। तो ये सारी चीजों का ओवरऑल जो है सो एक्सपोर्ट्स जो किया जाता है, ये सारे किसमें आते हैं, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स में आते हैं फ्रेंड्स। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अदर सर्विसेज एंड प्रोग्राम। अदर सर्विसेज में क्या हो गया कि जैसे ये किसके लिए बात कर रहा है, ये एक्सपोर्टर्स के लिए है कि अदर सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स में से जैसे कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कि किसी एक्सपोर्टर्स है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए उसे कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ रही है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीजों के लिए भी जो उसे खर्च बैठेगा उसका भी यहाँ पे लोन दिया जाता है एक्जिम बैंक के द्वारा एक्सपोर्टर को, ठीक है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, ओवरसीज इन्वेस्ट करना चाह रहा है, अभी जो बताया था उसमें, उसके लिए भी ये फाइनेंस किया जाता है, ये भी आप अभी समझ चुके हैं। इंपोर्ट लोन क्या हो गया, इंपोर्ट लोन्स में मतलब ये हो गया कि रॉ मटेरियल कुछ है जो इंपोर्ट करना पड़ रहा है एक्सपोर्टर को, ताकि वो फिर प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर पाए चीजों को, इसके लिए इंपोर्ट लोन भी दिया जाता है। देखिए अगला है आपका, ध्यान से समझिए, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड, ईएमएफ, आईएमएफ नहीं है, ये क्या है, ईएमएफ, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड। क्या होता है कि एक्जिम बैंक इज द नोडल एजेंसी डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मैनेज द एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड ईएमएफ टू एक्सेलरेट द
एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ टारगेट प्रोडक्ट्स विद इंडस्ट्रियलाइज्ड मार्केट। जो यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए उसके जो फंड की जरूरत पड़ेगी उस फंड को अरेंज करने का काम यहाँ पे जो किया जाएगा वो नोडल एजेंसी के रूप में एक्जिम बैंक को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ही इसका इसी वजह से हुआ था। किस वजह से? कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके, इसलिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है ताकि एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी जरूरत पड़ेगी फंड की, वो फंड का ये अरेंजमेंट करेगा। तो वही फंड आपका एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्पेशली जो है सो इंडस्ट्री के लिए उस चीज को वो बढ़ावा देगा। अब उसी के तर्ज पे आपका ईएमएफ 1 है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड 1। ये क्या था कि वर्ल्ड बैंक ने 250 यूएसडी मिलियन जो है 250 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है सो इंडिया को दिया था इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स के लिए। समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड के लिए। दूसरी बात है कि यदि ईएमएफ 2 की बात करें, एक्सपोर्ट मार्केटिंग 2, तो इसमें जो है वर्ल्ड बैंक ने 37 मिलियन यूएस डॉलर का लोन प्रोवाइड किया था इंडिया को। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसी और दूसरी बात है कि एक्जिम बैंक हैज आल्सो लॉन्च्ड एक्सपोर्ट मार्केटिंग फाइनेंस ईएमएफ 3 फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेस। तो यहां क्या समझा आपने कि जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो फंड अरेंज किए जाते हैं वही आपके एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड के नाम से जाने जाते हैं। उसमें से जो एक्जिम बैंक खुद से जो एक्सपोर्ट के लिए फंड जो देते हैं वो आपका कहलाता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड 3। और एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड 1 क्या था? जो वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट दिया था इंडिया को। और ईएमएफ 2 क्या था? कि जो वर्ल्ड बैंक ने 37 मिलियन यूएसडी का सपोर्ट दिया था इंडिया को। ये आपका ईएमएफ 2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका लास्ट स्लाइड है, यहां समझते हैं चीजों को, बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, पीएलआई क्या है? पीएलआई क्या है? प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। जैसे नाम से समझिए, प्रोडक्ट मींस यहां से जो एक्सपोर्ट किया जाता है गुड्स का, लायबिलिटी मतलब यदि वो सही से एक्सपोर्ट नहीं है, गुड्स में यदि कोई प्रॉब्लम है ना, तो उस केस के लिए लायबिलिटी भी बनेगी और उस लायबिलिटी के लिए इंश्योरेंस भी किया जाता है जो एक्जिम बैंक है उसके लिए, उसके द्वारा दिया जाता है एक्सपोर्टर्स को। बात समझ में आ गई? क्या कहा मैंने? इन डेवलप्ड कंट्रीज प्रोडक्ट लायबिलिटी कॉन्शियसनेस ऑफ द पब्लिक इज वेरी हाई। कि यदि आप प्रोडक्ट वहां पे देते हैं तो डेवलप्ड कंट्री बहुत ऐसे हैं जहां पे बहुत कॉन्शियस होते हैं चीजों को लेकर के। यदि सही से नहीं गुड्स को दिया गया तो उसके लिए क्या होता है? रिजल्टिंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ लिटिगेशंस एंड हाई अवार्ड। तो आपका लिटिगेशन क्रिएट होता है और जो उसका अवार्ड मतलब जो भुगतान करना पड़ता है, उसका क्षतिपूर्ति जो होती है वो भी बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है। ठीक है, यदि आप सही गुड्स नहीं दिए और सामने वाली कंट्री ने ऑब्जेक्ट किया तो उसके लिए अवार्ड यदि है पास किया गया कि इतना अमाउंट देना है, तो वो चीज भी बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से दिस फोर्सेस एक्सपोर्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट रिस्क ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी थ्रू प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके लिए फिर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उसका इंश्योरेंस भी जो लिया होता है तो वो चीज पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, एक्जिम बैंक्स पीएलआई प्रोग्राम इनेबल्स द एक्सपोर्टर्स मार्केट एंट्री एफर्ट्स बाय शेयरिंग द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द पीएलआई प्रीमियम। तो इसका जो प्रीमियम देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, उस प्रीमियम के लिए भी यहां पे एक्जिम बैंक उसे लोन देता है। बात समझ में आ गई? क्या समझा आपने? देखिए, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस पीएलआई क्या हुआ, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। समझिए, पीएलआई क्या हुआ कि यहां से जो गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है उस गुड्स में यदि प्रॉब्लम है तो वैसे केस में लायबिलिटी बनती है और उसका भुगतान भी करना पड़ जाता है कंट्री को। तो वैसे केस में उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे इंश्योरेंस लिया जाता है एक्सपोर्टर को, और उस इंश्योरेंस का प्रीमियम का जो है वो भुगतान एक्जिम बैंक करता है, एक लोन के रूप में एक्सपोर्टर को देता है ताकि वो प्रीमियम का भुगतान कर पाए। बात समझ में आई? यही आपका पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक है आपका कि एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम, ईवीडीएलपी। ईवीडीएलपी क्या होता है
कि कोई जैसे कि इंडस्ट्री है, वो क्या कर रहा है कि चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके बाद एक्सपोर्ट कर रहा है। सर्विसेज है तो डायरेक्ट वो सर्विसेज दूसरे कंट्री में प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं, ऐसी भी कंपनी होती है, वो क्या करती है कि प्रोक्योर करती है, कि दूसरी जगह से, दूसरे इंडस्ट्री से गुड्स को क्या करता है, अपने पास लाता है, और उसके पास अपने पास ला करके ये दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब खुद का इसका गुड्स नहीं है, ये गुड्स को दूसरे जगह से लाता है, दूसरे जगह से प्रोक्योर करता है, और फिर ये एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो स्कीम है, इसके लिए भी लोन दिया जाता है। ये जो एक्सपोर्टर है ना, ये जो एक्सपोर्टर है, इसे लोन दिया जाता है ताकि ये ऐसा कर पाए। इसी को ही बोला जाता है एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि इट इज एक्सपोर्टेड स्पेसिफिक एंड एम्ड एट कैपेसिटी इनहांसिंग स्कीम्स टू एक्सपोर्ट लार्ज वॉल्यूम थ्रू आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वेंडर। वेंडर से लेकर के लार्ज वॉल्यूम में ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है चीजों को सब सप्लायर से लेकर के। मतलब ये सप्लाई खुद से नहीं कर रहा है, जो इसके सब सप्लायर है जहां से लेकर के ये एक्सपोर्ट करता है, जो वेंडर है उससे लेकर के। प्रोडक्ट्स परचेज्ड फ्रॉम द वेंडर्स में बी फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड, है ना, फिनिश्ड हो सकता है, तो फिनिश्ड यदि होगा तो फिर उसे ले करके और फाइनेंस करेगा, सेमी फिनिश्ड होगा तो उसे फिर ला करके अपने यहां फिनिश्ड करेगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विद द एक्सपोर्टर्स एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग देम। तो वो जो सेमी फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है, सेमी फिनिश्ड है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, उसे अपने पास ला करके उसे और अच्छे उसे वैल्यू ऐड करता है ना, अपने तरीके से, और फिर मार्केटिंग करके खुद से उसे एक्सपोर्ट करता है। इसके लिए जो लोन दिया जाता है ये कहलाता है एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम। ये भी एक्जिम बैंक के द्वारा इसे लोन दिया जाता है। तो आपने फ्रेंड्स यहां तक बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा जो भी चीजें यहां बताई गई है। कहीं को दिक्कत है कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए ताकि दूसरों को भी पता चल पाए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह से आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।